नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज मैं कुछ आपको ऐसे अशुभ योगों के बारे में बताऊंगा जिनमें जन्म होने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी कुछ तिथियां होती हैं, ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं जिनमें जन्म होने पर कुछ न कुछ समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आने लगती हैं। वो समस्या कई प्रकार की हो सकती हैं। शास्त्रों में 8 वर्ष तक चंद्रमा बालक की माता माना गया है। चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ बढ़ जाए या बाल अरिष्ट योग बना दे तो 8 वर्ष तक के लिए बालक के लिए बहुत ही घातक और कमज़ोर होता है। आपने देखा होगा कोई बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं, उद्यमी होते हैं और किसी की बात भी नहीं मानते हैं, अपने मन मुताबिक काम करते रहते हैं। और कुछ बच्चे इतने गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, शांति प्रिय होते हैं कि वो आपकी बात भी मानते हैं और शांति से भी रहते हैं। और अब उन बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी बात का निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इनके क्या कारण हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे मित्रों। आप वीडियो लास्ट तक देखें। मैं इसमें आपको कई दोषों के बारे में और उन दोषों से छुटकारा कैसे पाएँ उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। मित्रों, पहले बात करते हैं कि एक नक्षत्र, ज्योतिष में एक सिद्धांत है, सूत्र है कि एक नक्षत्र में अगर माता पिता या पुत्र का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो, मान लीजिए पिताजी का नक्षत्र है अश्विनी और पुत्र का भी नक्षत्र है अश्विनी, तो यह दोष अशुभ दोष माना जाता है। माता पिता का, पुत्र भाई बंधु का, भाई और बहन का एक नक्षत्र नहीं होना चाहिए। अन्य किसी संबंधियों पर यह नियम लागू नहीं होगा, पहली बात। दूसरा ये कि इस दोष के कारण क्या होता है, कई बार बच्चा बड़ा हो जाता है और बहुत तैयारी करता है पढ़ाई लिखाई में और उसकी उन्नति तरक्की नहीं हो पाती है, प्रतियोगिता परीक्षा में वह बालक नहीं निकल पाता है, 1-2 नंबर से रह जाता है। तो हो सकता है बालक का नक्षत्र एक ही हो या दोष आपकी कुंडली में पड़ा हो। दूसरा, आगे तरक्की पद पर किसी पे पहुँच भी जाए तो बहुत योग्यता होने के बावजूद तरक्की नहीं, उन्नति नहीं हो पाती है, पदोन्नति नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य पर भी उसके अशुभ प्रभाव पड़ता है। अगर एक नक्षत्र का, मान लीजिए पिताजी का जन्म है और एक ही नक्षत्र का पुत्र का जन्म है तो दोनों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर यह चंद्रमा क्षीण हो या 6वें 8वें 12वें स्थान में बैठा हो, पापक ग्रह के मध्य हो, पापक क्षेत्रीय हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अंशात्मक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हो, अवस्थाओं में भी कमज़ोर हो, तो ऐसा चंद्रमा आयु की हानि भी करता है। मैंने कहा कि चंद्रमा बहुत सारी चीज़ों का कारक माना जाता है, जैसे मन का, भावनाओं का, माता का स्वास्थ्य है, निर्णय लेने की क्षमता है, धन का कारक भी है, डिप्रेशन का कारक भी है, कामुकता शांति का भी कारक है, चंचलता का भी कारक है। चंद्रमा इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है। तो एक नक्षत्र में अगर आपका जन्म हो तो उसकी शांति अवश्य कराएं। और शांति किस प्रकार कराएं, कैसे कराएं और क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप लास्ट तक वीडियो देखते रहें। मैं आपको सभी उपाय इसके बारे में बताऊंगा। मित्रों, दूसरी बात करते हैं क्षीण चंद्रमा का विचार। क्षीण चंद्रमा, चंद्रमा क्षीण कब होता है? आपने देखा होगा कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण माना जाता है। और चतुर्दशी और अमावस्या के दिन तो बहुत ही चंद्रमा क्षीण होता है। अगर ऐसे समय में बालक का जन्म हो और चंद्रमा खराब पोजीशन में, अर्थात 6वें 8वें 12वें स्थान में बैठा हुआ हो, पापक ग्रहों के मध्य में हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो, तो चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण होता है। अब चंद्रमा जहाँ बैठेगा उस भाव की हानि तो करेगा ही करेगा, साथ में जिस भाव का कारक होगा वहाँ की भी हानि करेगा। तो चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है, मन का, माता का स्वास्थ्य है, निर्णय लेने की क्षमता है, धन का कारक है, तो यहाँ पर भी जातक के जीवन में बहुत सारी हानि करेगा। इसलिए क्षीण चंद्रमा हो तो उसकी भी शांति आपको कराना चाहिए, बहुत ही ये आवश्यक है। अब बात करते हैं मित्रों, नीच का चंद्रमा होना। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का माना जाता है और कृष्ण पक्ष का जन्म भी है या क्षीण चंद्रमा है और 6वें 8वें 12वें स्थान में भी बैठा हुआ है, तो ऐसी पोजीशन में जातक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। स्वास्थ्य पर बहुत अधिक खराब प्रभाव पड़ता है। निमोनिया, सर्दी जुकाम, एलर्जी, इस तरह के रोग जातक को होते हैं। खून की कमी भी जातक को होती है। और कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में जातक का जो मूड होता है
वो समय समय पर अच्छा बुरा होने लगता है। तो चंद्रमा जिस प्रकार समुद्र में घटने बढ़ने से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य जीवन पर अधिक पड़ता है। मित्रों, ऐसे ही मैं बात करूंगा आपसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अमावस्या के पहले अगर बालक का जन्म हो तो यह भी अशुभ होता है। ऐसे बालक निर्णय लेने की क्षमता में बहुत कमज़ोर होते हैं और वंश वृद्धि, विवाह इत्यादि भी इनको दिक्कत आती है और धन की कमी भी इनको होने लगती है और जीवन साथी को कष्ट, मन मुटाव आदि होने लगते हैं। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जन्म बालक के लिए शुभ नहीं होता है, अतः इसकी भी शांति आपको अवश्य ही कराना चाहिए। मित्रों, मूल नक्षत्र का जन्म। आपने सुना होगा कि मूल पड़े जाते हैं बालकों के। तो मूल नक्षत्र जो होता है, मूल प्रकार से 6 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, उनमें अगर बालक का जन्म हो तो मूल पड़ जाते हैं। सभी नक्षत्रों के 27 दिन के मूल नहीं होते हैं, किन्हीं नक्षत्रों के कम दिनों के भी मूल पड़ते हैं। तो अश्विनी द्वादश घस्त्रे मघायाम च चतुर्दशे रेवत्याम अष्टदश के, अर्थात अश्विनी के 12 दिन के, मघा के 14 दिन के और रेवती के 18 दिन के मूल पड़ते हैं। वैसे सभी नक्षत्रों की शांति 27 दिन में कर सकते हैं, परंतु किसी आवश्यक कार्य के कारण या मूल अगर सामान्य हो तो 12 दिन में, 14 दिन में, 18 दिन में मूल शांति कर सकते हैं, केवल 3 नक्षत्रों की, अन्य नक्षत्रों की नहीं। ग्रहण योग में जन्म। किसी बालक का जन्म हो जब सूर्य और चंद्रमा इत्यादि ग्रहण पड़ते हैं, उस समय ही अगर बालक का जन्म हो तो यह अशुभ जन्म माना जाता है। बालक के लिए, परिवार के लिए, दोनों के लिए अशुभ होता है। ऐसा नहीं है कि बालक के लिए ही अकेला अशुभ होगा। अगर बालक को कोई कष्ट होगा तो स्वाभाविक है कि परिवार को भी कष्ट होगा। तो ग्रहण योग में जन्म भी खराब होता है। चंद्रमा राहु के साथ में बैठ जाए तो यह भी अशुभ योग माना जाता है। तो इनकी शांति के लिए हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि आज के समय में मन का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। निर्णय लेने की क्षमता जिनके अंदर विद्यमान है, जिन बालकों में गंभीरता है, शांति प्रिय हैं और बहुत अच्छे मन की भावना उनकी बलवान है, हर चीज़ का निर्णय बहुत सोच विचार के करते हैं, ऐसे जातक जल्दी तरक्की उन्नति करते हैं। और जो केवल शैतान हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मित्रों आज मैं बताऊंगा इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए। वैसे आपने सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और इन सब चीज़ों के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना बहुत ही लाभदायक है। वैसे तो जो योग पड़े हुए हैं, जैसे एक नक्षत्र का योग है, एक नक्षत्र का जन्म का योग है, क्षीण चंद्रमा, नीच चंद्रमा, पक्ष में निर्बल होना, अमावस्या चतुर्दशी का जन्म है, मूल नक्षत्र का जन्म है और ग्रहण योग का जन्म है। हो सके बालक के समय अगर ये नक्षत्र पड़ जाते हैं तो वैदिक विद्वान को बुलाकर आप विधि विधान से इनकी शांति अवश्य कराएं एक बार। और आप शांति नहीं करा पाए हैं तब जब इसका आपको पता पड़े तब आप इसकी शांति अवश्य कराएं। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे या इस शांति कराने के बावजूद भी आपको सही लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ कर दें। कोशिश करें हर महीने शिव मास में शंकर जी का रुद्राभिषेक करें, विशेषकर पुष्य नक्षत्र में अभिषेक करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो बालक या बालिका की कुंडली में इस प्रकार का योग पड़ा हुआ है वह स्वयं रुद्राष्ट का इत्यादि का पाठ करे, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करे, दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करे, शिव संकल्प सूत्र का या वेद में रुद्र सूक्त का पाठ करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर चढ़ाना भी उसके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मित्रों, ओम नमः शिवाय का जप करना बहुत ही लाभकारी रहेगा और जितना हो सके भगवान भोलेनाथ की उपासना करना, शिव पुराण का पाठ करना, शिव पुराण को सुनना, यह सब चीज़ें ऐसी जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। चंद्रमा अगर बली है तो अच्छा फल देगा पूजा के बावजूद भी। अगर चंद्रमा कमज़ोर है, पीड़ित है, नीच का है, क्षीण बली है, पक्ष निर्बली है, ऐसी पोजीशन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो भगवान भोलेनाथ की आप आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। समय समय पर महीने में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराइए। इससे आपको ऑटोमेटिक बहुत ही लाभ मिलेगा और आपको कुछ दिन कराने के बावजूद भी आपको इसका लाभ दिखने लगेगा। तो मित्रों, चंद्रमा
कि शांति के लिए या चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से कोई बड़ा उपाय हो भी नहीं सकता है। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा या वैदिक कर्मकांड पूजा, किसी प्रकार की पूजा इत्यादि आप कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कुंडली इत्यादि, तो मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें और मेरे वीडियो को आप लाइक करें व शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन आप अवश्य दबावें। नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम।